की कहानी का शीर्षक है शादी के नाम पर ठगी जारी है। आजकल अखबार और मैट्रिमोनियल वेबसाइट में दिए जाने वाले आकर्षक विज्ञापनों की पढ़कर कुछ महिलाएं इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि वे विज्ञापन में दिए गए तथ्यों की छानबीन किए बिना ही शादी जैसा महत्वपूर्ण फैसला ले लेती हैं। अखबार और मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर शादी के विज्ञापनों में दिए जाने वाले तथ्यों के लिए जांच किए बिना ही लोग महत्वपूर्ण फैसला कर लेते हैं। जल्दबाजी में उठाए गए कदमों की वजह से उन्हें जिंदगी में पछताना पड़ जाता है। फर्जी विज्ञापनों के जाल में फंस कर कई लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। कई बार हकीकत पता चलती है तब उन पर बहुत कुछ लुट चुका होता है। ऐसा ही कुछ हुआ अनुष्का के साथ, जहां पर वो शातिर ठगों के जाल में फंस गई। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गीता नगर में रहने वाली अनुष्का एक उच्च शिक्षित परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसके यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसका पालन पोषण बड़े ही नाजुक में हुआ था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे स्कूल कॉलेज में हुई थी। उच्च शिक्षा पूरी करते करते अनुष्का जवान हो चुकी थी तब पिता ने उसकी शादी अपनी हैसियत वाले परिवार में कर दी। शादी के बाद अनुष्का पति के घर चली गई। कहते हैं कि शादी के बाद लड़की के लिए नए जीवन की शुरुआत अपने पति के संग होती है। वहाँ उसे ससुराल के मुताबिक ही खुद को डालना होता है। अनुष्का ने भी ऐसा ही किया। अपने गृहस्थ जीवन में खुश थी। इसी बीच उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद उसकी खुशी बढ़ गई, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिनों तक ना कायम रह सकी। पति से उसके मतभेद हो गए। हालत ये हो गई कि उसका ससुराल में रहना दुर्भर हो गया। वह मायके आ गई। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में हंसी खुशी से रहे। अनुष्का गुस्से में जब मायके आई तो माँ बाप ने उसे और बदामाद को समझा बुझाकर बेटी को ससुराल भेज दिया। उन्होंने अनुष्का को ससुराल भेजा तो इसलिए था कि गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, उसकी गृहस्थी की गाड़ी सही ढंग से चलने लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिनों बाद ही पति के साथ उसका तलाक हो गया। यह करीब 20 साल पहले की बात है। पति से तलाक होने के बाद अनुष्का बेटी के साथ मायके में रहने लगी। अनुष्का पढ़ी लिखी थी, इसलिए अब अपने पैरों पर खड़ा होने की ठान ली। उसने तय कर लिया कि वह आत्मनिर्भर बनकर बेटी की ऊंची तालीम दिलाएगी। इधर उधर से पैसे की व्यवस्था करके उसने रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ सालों की मेहनत के बाद उसका बिजनेस जम गया। उसे अच्छी कमाई होने लगी। अनुष्का अपनी बेटी की पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दे रही थी। वह चाहती थी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाए कि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। उसकी बेटी इस समय मुंबई के एक नामी इंस्टीट्यूट में MBA कर रही थी। अनुष्का भी अब 47 साल की हो चुकी थी। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए उसे कभी कभी जीवन साथी की ज़रूरत महसूस होती थी। इसके लिए उसने वैवाहिक विज्ञापनों की वेबसाइट जीवनसाथी.com पर 2013 में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। वैवाहिक विज्ञापनों की इसी साइट पर राजीव यादव नाम के एक आदमी ने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा था। 58 वर्षीय राजीव यादव ने अपनी पर्सनल डिटेल में खुद को IPS बताया था। वह भी अपने लिए जीवन संगनी तलाश कर रहा था। राजीव रोजाना जीवनसाथी.com वेबसाइट पर अपनी पसंद की महिला की तलाश करने लगा। साइट सर्च के दौरान उसकी नज़र अनुष्का की प्रोफाइल पर ठहर गई। राजीव ने जब अपने बारे में बताया तो अनुष्का को लगा कि उसकी बाकी ज़िंदगी राजीव के साथ अच्छे से कट जाएगी। कुल मिलाकर राजीव उसे अच्छा लगा। सोच विचार कर अनुष्का ने भी राजीव
को अपना परिचय दे दिया। कहा कि पहले पति से उसे एक बेटी है जो मुंबई में MBA पढ़ रही है। राजीव ने उसकी बेटी को भी अपनाने की हामी भर ली। इसके बाद दोनों के बीच फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान राजीव ने बताया कि जब वह छोटा था उसके माँ बाप की मौत हो गई। एक छोटा भाई था जो भारतीय सेना में ब्रिगेडियर था। उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन वहाँ हुए एक बम विस्फोट में उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों की बातचीत के बाद राजीव और अनुष्का ने शादी की बात फाइनल कर ली। उन्होंने तय कर लिया 13 दिसंबर 2013 को शादी कर लेंगे। राजीव यादव ने कहा कि वह मिजोरम से 13 दिसंबर को कानपुर पहुंच जाएगा और परिवार के नज़दीकी लोगों के बीच एक सादे समारोह में उसी दिन शादी करके वापस लौट आएगा। अनुष्का की यह दूसरी शादी थी, इसलिए वह भी शादी के लिए कोई बड़ा दिखावा तामझाम नहीं चाहती थी, इसलिए उसे राजीव का प्रस्ताव पसंद आ गया। शादी करने से 3 दिन पहले 10 दिसंबर को राजीव ने अनुष्का से फ़ोन पर बात की और बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसका पर्स कहीं गिर गया है। उसमें ATM कार्ड व अन्य कार्ड थे। अनुष्का ने राजीव की इस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आए दिन ऐसा होता रहता है, और उसने राजीव को कहा कि वह अपने ATM कार्ड लॉक करा दे ताकि उनका दुरुपयोग ना हो सके। अनुष्का ने अपने होने वाले पति को सुझाव दिया, लेकिन उसे पता नहीं था राजीव की यह छोटी सी सूचना देकर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, जहां से उसका निकलना आसान नहीं होगा। दोनों की फ़ोन पर बातचीत शुरू हो गई। 13 दिसंबर को दोनों की शादी होने वाली थी, इसलिए केवल 2 दिन ही बचे थे। 2 दिन पहले एक दूसरे से मिलने के बारे में सोच रहे थे। अनुष्का की खुशी बढ़ती जा रही थी। 2 दिन उसे 2 साल से भी ज़्यादा लंबे लग रहे थे। एक एक पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इसी बीच उसे खबर मिलती है कि और उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। 11 दिसंबर 2013 को राजीव ने अनुष्का को फ़ोन करके कहा, अनुष्का, मेरे साथ एक वाक़या हो गया है। कल रात बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान मेरे पैर में गोली लग गई है। इसके अलावा मेरे कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। इस समय मैं मिजोरम के एक प्राइवेट अस्पताल में हूँ। खबर सुनते ही अनुष्का घबरा गई। वह फ़ोन पर ही इस घटना का दुख जताने लगी। तभी राजीव बोला, अनुष्का, तुम मेरी चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो मालूम ही है, कल मेरा ATM कार्ड कहीं गिर गया था। यहाँ अस्पताल में कुछ पैसों की ज़रूरत है। यदि संभव हो सके तो कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। ठीक होने के बाद मुझे विभाग से सारा पैसा मिल जाएगा, तब मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मैं अपने बॉडीगार्ड का अकाउंट नंबर मैसेज कर रहा हूँ, उसी में डाल देना। बॉडीगार्ड बैंक से पैसे लाकर अस्पताल में जमा करा देगा। कुछ ही देर बाद अनुष्का के फ़ोन पर राजीव द्वारा भेजे गए मैसेज मिला। उसने मैसेज में बैंक खाता नंबर भेजा था। अनुष्का ने 12 दिसंबर 2013 को राजीव के भेजे गए कॉरपोरेशन बैंक के अकाउंट में 75,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। अनुष्का कामना करने लगी राजीव जल्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि राजीव उसका होने वाला पति था, इसलिए उसका ध्यान उसी तरफ लगा हुआ था। वह दिन में कई बार फ़ोन करके उसका हालचाल मालूम करती थी। 19 दिसंबर 2013 को राजीव ने अनुष्का को फ़ोन करके कहा कि उसकी हालत ठीक ना होने की वजह से उसे चेन्नई के अपोलो अस्पताल ले जाया जा रहा है। वहाँ उसके ऑपरेशन वगैरह पर मोटा खर्च होने की उम्मीद है। उसने उससे और पैसे भेजने के लिए कहा। अनुष्का नहीं जानती थी कि राजीव को कुछ हो जाए, इसलिए उसने उसी दिन उसके द्वारा भेजे गए अकाउंट नंबर में 4 लाख रुपए जमा करा दिए। 13 दिसंबर को शादी की तारीख मुकर्रर हुई थी, वह अचानक आई विपदा की वजह से टल गई। धीरे धीरे 2013 बीत गया, साल 2014 आ गया। अनुष्का का मन कर रहा था कि अस्पताल जाकर राजीव को देख आए, लेकिन बिजनेस और अन्य वजहों से वह चेन्नई नहीं जा सकी। वह फ़ोन पर
ज़रूर उससे संपर्क में रहिए। अनुष्का ने राजीव से कह दिया कि वह इलाज की चिंता ना करे, जितना संभव हो सकेगा वह उसकी मदद करेगी। एक दिन राजीव ने उससे कहा, डॉक्टरों ने बताया है कि इलाज लंबा चलेगा, जिससे उसे पैसों की और ज़रूरत पड़ेगी। मेरे ठीक होने तक तुम ज़रूरत के मुताबिक पैसे देती रहना, ठीक होने पर मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। आप पैसों की चिंता ना करें, बस ख्याल रखें, अनुष्का बोली। अनुष्का, मेरे एक दोस्त हैं अजय सिंह यादव, जो यहाँ पर डीआईजी हैं। मैं उनका आईसीआईसी बैंक का खाता नंबर एसएमएस कर रहा हूँ, तुम उसमें पैसे भेज सकती हो। पैसे मिलने के बाद तुम्हें फ़ोन ज़रूर कर देना, राजीव ने बताया। इस तरह 12 दिसंबर 2013 से 7 फरवरी 2014 तक अनुष्का लगभग अलग अलग बैंक खातों में राजीव यादव के 24.5 लाख रुपए भेज चुकी थी। इसी बीच राजीव ने उसे बताया उसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, उसके कूल्हे का ऑपरेशन करने के लिए उसे चेन्नई से हैदराबाद के अपोलो अस्पताल भेजा जा रहा है। राजीव की हालत प्रतिदिन बिगड़ने की बात सुनकर अनुष्का को ज़्यादा चिंता होने लगी। उसने राजीव को अस्पताल जाकर देखने का प्रोग्राम बना लिया। 21 फरवरी 2014 को हैदराबाद के अपोलो अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचने पर उसे सूचना मिली। उसे सुनकर वह उसके होश उड़ गए। अस्पताल से उसे जानकारी मिली कि राजीव यादव नाम का कोई पुलिस अधिकारी अस्पताल में भर्ती नहीं है, जबकि राजीव ने उसे अस्पताल में भर्ती होने की बात कही थी। जब इस अस्पताल में नहीं है तो कहाँ गया, कहीं ऐसा तो नहीं उसे किसी अस्पताल में भेज दिया गया हो। यह सोचकर वह उसी समय राजीव को फ़ोन मिलाया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कई बार फ़ोन मिलाने के बाद भी स्विच ऑफ मिलता रहा। निराश होकर कानपुर लौट आई। घर लौटने के बाद राजीव को फिर से फ़ोन मिलाया तो फ़ोन मिलने पर बातचीत हुई और राजीव ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि सुरक्षा कारणों से उसने किसी और नाम से यहाँ पर भर्ती हुआ है। इस पर अनुष्का को राजीव की बातों पर शक होने लगा और इससे अनुष्का को राजीव की बातों पर शक होने लगा। उसने राजीव को आईएसआई, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कॉरपोरेशन बैंक के जिन खातों में पैसे भेजे थे, वह अपने स्तर से पता लगाने में जुट गई कि ये खाते किन नामों पर हैं। उसे पता चला आईएसआई बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के खाते अजय सिंह यादव के थे, जो ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 नई दिल्ली का रहने वाला था, जबकि कॉरपोरेशन बैंक का खाता अमित चौहान का निकला, जो नोएडा के छलेरा गांव का रहने वाला था। जिस फ़ोन नंबर से राजीव यादव बात कर रहा था वह भी अमित चौहान के नाम पर था। इसी बीच 26 फरवरी 2014 को अनुष्का को राजीव यादव से फ़ोन में बताया गया कि वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है और डिस्चार्ज होने के कुछ दिनों बाद उसे आईएसआई एकेडमी मंसूरी भेजा जा रहा है, वहाँ कुछ दिनों रहेगा। और राजीव ने अस्पताल का बिल चुकाने के लिए अनुष्का को कुछ पैसे भेजने को कहा। चूँकि अनुष्का राजीव पर शक हो गया था, इसलिए उसने उसकी बात को फ़ोन में रिकॉर्ड करना शुरू किया और अपनी मजबूरी बताते हुए उसे पैसे देने में असमर्थता जता दी। पैसे ना मिलने पर की बात सुनकर राजीव यादव ने फ़ोन फिर से स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद वह फ़ोन ऑन नहीं हुआ। शादी के जाल में फंसकर अनुष्का राजीव को 24.5 लाख रुपए दे चुकी थी और पैसे ना मिलने की बात पर जिस तरह राजीव यादव ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, उससे अनुष्का को लगा कि उसके साथ कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है। अपने स्तर से जानकारी पाने के लिए वह दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में उस पते पर गई जहां वह रहता था, जिसके खाते में उसने मोटी रकम ट्रांसफ़र की थी। राजीव ने अजय यादव को मिजोरम के डीआईजी बताया, जबकि पड़ोसियों से बात करने पर पता चला वहां कोई पुलिस अधिकारी नहीं रहता। अनुष्का का शक गहरा गया। वह दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त
रविंद्र यादव को मिली और उसके बारे में सूचना दी। इस तरह अनुष्का के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी हुई, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे ही, बिना छानबीन किए ही राजीव यादव की बातों पर विश्वास कर लिया और उसे पैसे देती रही। इस तरह इस कहानी का यहाँ पर अंत होता है।